ना, इधर ही हो ना, इधर ही होगी कि घूम होगी, कहीं घूम कर नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अगर आप खामोश हो तो एक ही काम कर सकते हो, सुनने का। अगर बोलोगे तो सुनना होगा क्या? अभी हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं कि बात भी करने और सुनने में, मतलब मल्टीटास्किंग एक कला है। मल्टीटास्किंग में समझता हो, एक वक्त में दो काम करना, लेकिन वो अपराध से आता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में भी इतना अभ्यास है कि आप दो चीजें एक साथ कर सकते हैं, कि आप देख भी लें, बोल भी लें, सुन भी लें और महसूस भी कर लें। लेकिन हमारा दिमाग ये सारे काम एक ही टाइम में कर रहा होता है। मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी चेयर पर बैठे, क्योंकि ये प्रोग्राम 1 से 1.5 घंटे चलेगा। आपको आवाज क्लियर है पक्का? क्योंकि आवाज इनको करनी है मेरी नीचे से, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, मेरी बात सुनिए। ये मालूम है क्या? किसी का फोन आ रहा है या फिर वो फ्रीक्वेंसी को बोल रहा है, इसकी वजह से ये इनको कर रहा है, तो टिटी आवाज आ रहा है, सिग्नल टिटी। तो क्या है कि मशीन भी एक वक्त में काम करता है, बोले दूसरा सिग्नल करेगा। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का मतलब समझते हैं क्या? मनोवैज्ञानिक सलाहकार। लेकिन मेरा व्यवसाय अभी इस वक्त ये नहीं है। मैंने कीड़ा उठा रखा कि आप जैसे प्यारे बच्चों से रोज मिलना है मुझे, इसलिए सुबह उठ जाता हूं और सारा दिन प्रोग्राम करता हूं और फिर शाम को जाने सो जाता हूं। किशोर अवस्था में अक्सर ये समस्या होती है। कोई जानते किशोर अवस्था क्या होती है? कोई जानते किशोर अवस्था क्या होती है? कोई नाम सुना आपने? किशोर अवस्था सुना आपने? किताबों में पढ़ा होगा आपने यूनिवर्स में पढ़ा होगा, विज्ञान की किताब में पढ़ा होगा, अगर होम साइंस होगा तो उसमें भी पढ़ा होगा। किशोर अवस्था 9 साल से 19 साल की उम्र है। इसमें 3 आयाम है, लेकिन हम लोग 3 आयाम की बात नहीं करेंगे, हम 9 से 19 साल के बीच की बात करेंगे। आप सभी लोग जो लोग भी नहीं आते, सब 9 से 19 के बीच में वही आपकी उम्र है। शिशु बाल के बाद किशोर अवस्था, तो बचपन में स्टेशन है या हवाई जहाज करता है? कोई नहीं? ये जीवन का एक पड़ाव है। किशोर अवस्था क्या है? वेरी गुड, ये जीवन का एक पड़ाव है और यहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, करते हैं और जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि घर में आपको कोई काम देते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपने बड़े हो गए और आपको काम नहीं आता है। और कभी कभी जब आप खुद से देखते हो कि ये काम नहीं कर सकता हूं और करने लगते तो क्या बोलते हैं, आप इतने बड़े नहीं कि आप ये काम कर सकते हो। तो क्या होता है, तुरंत सिर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है दिमाग से, तो समझ में आगे मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं, ये डाउट आ जाता है क्योंकि हम छोटे हैं कि बड़े हैं। इतने बड़े हो गए, इतना बड़ा शरीर हो, तुम्हें काम नहीं आता क्या? ऐसा बोलते हैं ना, शरीर बड़ा होगा लेकिन दिमाग तो नहीं छोटा है। दिमाग छोटा ही बड़ा है, आकार में बड़ा हो गया, तुम्हें खोपड़ी के नीचे है ना, लेकिन इस्तेमाल अभी भी आप सीख रहे हो कि नहीं? या कोई टूटते सीख लिया नहीं, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। क्योंकि किशोर अवस्था में शरीर तो बड़ा हो जाता है, शरीर के अलग अलग अंग भी बड़े हो जाते हैं, किसी के साथ में दिमाग भी बड़ा होता है। दिमाग रोज भावनाओं और विचारों का संग्रह करना, जिनको हम सुनते हैं उसको किस रूप में लेना है, कैसे समझ के लेना है, ये किशोर अवस्था में हम लोग सीख रहे हैं। और जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं भविष्य में हम
वो हमारी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व बनता है, या वो मेरी पहचान बनती है। उसे आपकी पहचान क्या है? किशोर की आपकी सारी गलतियां माफ है, इसलिए माँ बाप आपके साथ गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, लेकिन अगले दिन फिर आपको प्यार करते नहीं करते कि नहीं करते? क्या आपको घर से भगा देते हैं? लेकिन जब बड़े हो जाओगे और गलतियां करोगे तो भागो, घर से भागो। लड़कियों को तो फिर शादी के बना देंगे, और लड़कों के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट है ना? तो इस वक्त किशोर अवस्था को एंजॉय करना चाहिए नहीं, और ऐसा एंजॉयमेंट होना चाहिए जो मुझे रोज बेहतरी की तरफ लेके जाए। यानी आज जिस चरण पे हूं उसे उच्चतम चरण की तरफ बढ़ता जाऊं। तो मैंने आपके सामने एक सवाल दिया कि कब हम बड़े हैं कब छोटे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, अच्छी आदतें हमें कैसे सीखनी चाहिए और कैसे उसकी पहचान करनी चाहिए। क्योंकि हर कोई यहाँ पे अच्छा बनना चाहता है। रोज सुबह उठता है तो वो स्कूल किस लिए आता है? टाइम पास करने आते होगा आप लोग। कोई घर में बोर हो रहा है या उसके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, बोला बेटा जाओ घूम के आओ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि वो खर्च नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं है ना? या फिर वो बोलते हैं बेटा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो, घर चले जाओ, स्कूल चले जाओ, वहां जाकर उनका माथा खाओ, हमारा माथा नहीं खा रहे। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है क्या? या आपको लगता है कि घर में भाई बहन कम पढ़ रहे हैं, स्कूल में चल के झगड़ा किए रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? गांव में मोहल्ले में झगड़ा करने में टाइम नहीं मिल रहा है तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग रास्ते में चलते हुए लोगों को छेड़ते हैं और झगड़ा करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो कोई ज्यादा नहीं लेकर आते ना, कोई लाता है क्या? और ना ही किसी के माँ बाप को सिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सीख लेते हैं। किसी स्कूल में गाली पढ़ाते हैं क्या? आजमगढ़ की फेमस कहानी है कि आजमगढ़ वाले बहुत गाली देते हैं, तो उसने गाली देकर बोला, किसने बोला ये होता है ना? ये कहां से लोग सीखते हैं? तो आज हम किशोर अवस्था प्रोग्राम के अंदर यही चीज जानेंगे कि हमारा दिमाग किस तरीके से बुरी चीजों को खींच लेता है बिना हमारे कंट्रोल के, और अच्छी आदतों को देखना भी नहीं चाहता। तो आज हम बात करेंगे माइंड, कॉन्शियस और ब्रेन के बारे में। ब्रेन, माइंड और कॉन्शियस, यानी बुद्धि, मन और चेतना, इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इस कार्यशाला में। आप लोग एक्सरसाइज करोगे, बड़ा अजीब सा एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको बार बार करेंगे तो आप बेहतर की तरफ बढ़ते जाएंगे, और आप देखेंगे कि बुरी आदतें अपने आप छूटती जा रही हैं और अच्छी आदतें आती जाती हैं। हर किसी के आंखों में सपना है कि वो वैज्ञानिक बने। आप सभी यहाँ पे वैज्ञानिक बनना चाहते हो नहीं? डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, आर्मी ऑफिसर, कोई टीचर बनना चाहता है, और वो आप बन सकते हो और बड़ी आसानी से। आप क्यों नहीं बन पाते हो, या क्यों आप अपने आप को अपनी कदम खींच लेते हो? कोई भी काम करने में आपका मन क्यों रुकने लगता है? इन सब सवालों के जवाब हम किशोर अवस्था में करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। ये प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं इंस्टा उत्तर प्रदेश, इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, और इनको सहयोग कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़। उसको उनका सहयोग कर रहे हैं अनिका एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट आजमगढ़ और विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट भोपाल। हमारे साथ में जो मुझे मुख्य मार्गदर्शन दे रहे हैं वो है प्रमुख वक्ता भी हुए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी। इनको कई राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुके हैं और बहुत सारी डिग्रियां इनके पास में। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनका इंटरेस्ट आप जैसे बच्चों में बहुत है। उनका सोचना है कि समाज को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम बच्चों में एक अच्छी सोच पैदा कर दें तो समाज अपने आप बदल जाएगी।
दूसरे में डॉक्टर राजेश तिवारी जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में, इनका अपना क्लिनिक भी है। डॉक्टर पूजा पांडे ये अनिता होम्योपैथी क्लिनिक के डॉक्टर हैं, प्लस इनका बाहर भी काफी योगदान रहा है। उसके बाद एडवोकेट डीपी पांडे जी हैं, ये बाल और महिला सलाहकार हैं, जो कि कानूनी रूप से आप लोग कहीं किशोर अवस्था में जो प्रॉब्लम्स आती है तो उसको कैसे सलाह दे, कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे बचा जाए उसको मदद करती है। और मैं राकेश कुमार पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मेरा मुख्य व्यवसाय ये नहीं है। व्यवसाय समझते आप लोग को जानता है व्यवसाय क्या होता है? जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, ये इनका कर्म क्षेत्र है ना, ऐसे ही मेरा कर्म क्षेत्र है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। मैं वायुयान रखरखाव इंजीनियर हूँ। कई सालों से मैं देश के बाहर था और 4 महीने 3 महीने के आसपास मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं आती है, क्योंकि इतने दिनों से काम कर रहा हूँ उसमें डेट याद नहीं है, लेकिन 4-5 महीने हो गए मैं यहाँ पे आया। तो 1 से 1.5 महीने में तेलंगाना में था, वहां पे घूमा, लोगों से बातचीत किया, समझने की कोशिश किया। जॉब भी थी मेरे पास में एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, एज ए मैनेजमेंट मेरे पास में उनको भी जॉब था, क्योंकि मेरे पास 18 से 20 साल का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का एक्सपीरियंस भी है। और मैंने दुनिया के सबसे बड़े जहाज से सबसे छोटे जहाज, आप अगर सबसे छोटे से लेकर बड़े जहाज तक का पूरा एक्सपीरियंस है। जहाज जानते हो ना, जिसमें पैसेंजर फ्लाई करते हैं, तो सबसे छोटा जहाज कौन सा होता है? उस वक्त। और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज इस वक्त कौन सा है? एयरबस 380। आपने देखे इसको, 4 इंजन लगे रहते हैं। अगर इसकी 3 क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। जैसे आपका ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता है, ऐसे ही हवाई जहाज में 3 क्लास होती है। अगर ये तीनों क्लास के पैसेंजर जा रहे हैं तो इस एयरबस के अंदर डबल डेकर होता है, मतलब ऊपर और नीचे 2 मंजिला रहता है और उसमें 300 से 400 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जो मैं प्रोग्राम आपको दे रहा हूं, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम या किशोर अवस्था प्रोग्राम। कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट समझो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग देते हैं ताकि कंपनी का फायदा हो सके, उनके अंदर का जो पोटेंशियल है, जो उनके अंदर की शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके और संस्था के मकसद, जो मालिक है उसके मकसद की तरफ लोग दिन रात भाग सके। तो ये जो लोग होते हैं, ये जो अडल्ट होते हैं, इनके जो ब्रेन होते हैं ना, वो क्या आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो मैं काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को भी डिस्टर्ब कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आज गर्म पानी से अच्छा गरारा करना पड़ेगा, है ना? तो क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो लोग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है, मतलब अपने कर्मचारियों को। और जब वो कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती है तो क्या चाहती है कि वो जीव जान से, पूरी ताकत से किसके मकसद के लिए भागे? जो कंपनी का मालिक है, उसके कुछ सपने, उसके सपने पूरे करने के लिए वो कर्मचारी भागे। तो उनके लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि लीडरशिप किसी को सिखाया नहीं जा सकता, वो अभ्यास से आता है, रोज उसके लिए गढ़ना पड़ता है। लीडरशिप समझते हो? नेतृत्व की भावना। आपका एक टीम होता है, उसमें कैप्टन होता है, वो टीम को कैसे मैनेज करता है, जैसे धोनी साहब है, विपरीत परिस्थितियों में वो सही डिसीजन कैसे लेते हैं, ये नेतृत्व की पहली पहचान है। तो मेरा मानना है कि अगर जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर उनसे पैसा या फिर उनसे मेहनत या अपने सपने पूरे करवा सकती है, तो यदि मैं ये ट्रेनिंग आप जैसे किशोर अवस्था में दूं, तो आपके परिवार का मकसद पूरा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, उन सबकी आंखों में एक खूबसूरत सा सपना है। रोज वो सपना देखता है, 2000 से 3000 विचार उसके दिमाग में आते हैं, लेकिन शाम होने के बाद जब वो सोता है तो अपने उस सिस्टम को भी ऑफ कर देता है जो विचारों का है, और ये सोच के सो जाता है कि मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गांव से हूँ, मैं शहर से नहीं हूँ, मेरा स्कूल ऐसा नहीं है, मेरे आस पड़ोस ऐसे नहीं है, मेरा देश ऐसा नहीं है, मेरा समाज ऐसा नहीं है, और ये सब सोच कर वो स्विच ऑफ कर देता है। और फिर क्या होता है? सुबह बिस्तर से उठ पाता है क्या? कोई सपना आपको बिस्तर से कौन उठाता है?
बिस्तर से कौन उठने में मदद करता है आपको? मम्मी पापा या आप खुद? हाँ, क्यों? और आपके मम्मी पापा को कौन उठाता है? क्यों वो खुद उठती हैं? जिम्मेदारी। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। वो जिम्मेदारी ऊपर वाले ने उनको कहां से दी? ऊपर वाले ने दी कि उन्होंने खुद ली है? खुद ली। क्यों? वेरी गुड। एक और ताली बजाएंगे। बैठिए। बिस्तर से उठने के लिए जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त हमारी भाषा में बोला जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में अब 4 बजे उठने का चलन हो गया। क्यों 4 बजे उठते हैं? उसका भी कारण। क्या कहा बेटा आपने? बोलो बोलो बोलो। टहलने के लिए। वेरी गुड। एक टहलना हो सकता है। और इलॉन मास्क भी उठते हैं, बिल गेट्स भी उठते हैं, अब्दुल कलाम जी भी उठते थे, और दुनिया में जितने सक्सेसफुल आदमी हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि वो समय एकदम शांत रहता है। और उनको उठने के लिए कौन मजबूर करता है? कोई बोलता है क्या? उनके मम्मी पापा हैं क्या? अब्दुल कलाम जी के बच्चे थे क्या? तो फिर क्यों उठ जाते थे? उनको कितनी जिम्मेदारी? वो जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली। वो जिम्मेदारी किसने ली? हाँ, उन्होंने रोज अपने आप को ऐसे देखा कि वो कुछ कर रहे हैं, उनका कोई मकसद है, और वो मकसद उनको सोने नहीं देता। वो सिर्फ उतना ही सोते थे जितने में उनका शरीर का पूरा तंत्र अपने आप रिपेयर हो जाए। जब आप सोते हो, एक्चुअल में दिन भर में जितनी कोशिकाएं आपकी डैमेज हो जाती है, देखने में, सुनने में, महसूस करने में, एहसासों को समझने में, भावनाओं को, उन सबको नींद में हम उसको रिपेयर कर रहे होते हैं। और जब रिपेयर करके हो जाते हैं तो हम तरोताजा नई कोशिकाएं बन जाती हैं, और पूरे जोश के साथ हम बिस्तर से उठते हैं और सारा दिन बिना थके काम करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर नींद है, 6 से 8 घंटे की नींद, जो कि इस उम्र में बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि अगर क्रिकेट खेलने के लिए बोले तो दिन भर खेलेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए बोल दे तो घंटों सोने के सोचेंगे, चाहे गर्मी पड़ रही हो ना पड़ रही हो, खटिया पे पड़े रहेंगे। ऐसा है ना? होता है कि नहीं होता है? अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे एक बार करेक्ट करना, क्योंकि मैं आप लोगों की लोकेलिटी से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। सही बात है ना? और अगर कहीं जाना हो तो मान लीजिए कि अगर कोई घूमने जाना है तो सुबह 4 बजे कितने लोग उठ जाते हैं? सुबह होने का इंतजार करते हैं। कहीं घूमने जाना हो तो मनपसंद जगह, तो रात भर नींद ही नहीं आती, सोचते क्या हुआ, सूरज भगवान भी फंस गए क्या, लग्गी लेके निकाला जाए। होता है ना? वो जो आप अपने दिमाग में ये भावना लाते हो, इस भावना तक पहुंचने के लिए मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स हैं, और वहां तक मैं आपको ले जाने का रास्ता भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूढ़िवादी बातों पे ध्यान देना है। जो समाज में रूढ़िवादी है वो किसी काल में बनाई गई थी, जब आधुनिक विश्व नहीं था, इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, ना वहां पे टेक्नोलॉजी थी, और ना इतने अच्छे टीचर्स थे, इतने क्वालिफाइड टीचर्स थे क्या पहले? ये आधुनिक टीचर्स है, ये आज का समाज है, ये आप जैसा ही सोचते हैं। आपको वो स्टूडेंट नहीं, आपको ऐसे दोस्त ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे ये लोग इतनी दूर से सिर्फ स्कूल में इसीलिए आते हैं, पैसा कमाना एक दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इनका टीचर बनना एक शौक था। इसीलिए, क्योंकि अब आपको पता होगा टीचर बनने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कितने सारे एग्जाम हैं, इतने सारे एग्जाम हैं कि आप सोचते कि अगर हमने इतना ही पढ़ लिया होता तो कुछ बेटर कर पाते। लेकिन किसी बच्चे को पढ़ा देना दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है, क्योंकि आप केवल अपना ही नहीं, परिवार और समाज का भी भला करें। इनको ये मकसद कौन देता है? इन्होंने ये मकसद स्वयं लिया है। तो ऐसे ही हम बच्चे हैं ना? हम बच्चे हैं कि नहीं? मैं हूं? नहीं हूं? अरे नहीं, मेरा दिल तो बच्चा है। शरीर से बच जाओ, दाढ़ी से बच जाओ,
शरीर तो बच्चा है ना। तो हम बच्चे अगर सुबह अपना मकसद तय करके सोए तो हम सुबह उठ सकते। ये सारी बातों को हम और डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके प्रिंसिपल सर, टीचर, ये स्कूल का प्रांगण और आप सभी और जितने लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच में आपके प्रचार जी हैं, सर हैं, चौहान सर, आप सभी के लिए और इन सब के लिए एक जोरदार ताली मारें। क्योंकि ये कार्यक्रम इन सबके सहयोग से हो रहा है और ये लोग ऐसी परिस्थिति दे रहे हैं जहां पे मैं आपसे बात कर सकूं। अदरवाइज मैं गेट से बाहर ही चला जाता, तो क्या आपकी और मेरी मुलाकात हो पाती? क्या ये समय में जिस समय हम बैठे हैं, राइट, और इससे पहले जो मैंने बात कही, ये समय क्या लौट के आ सकता है? तो ये कहीं ना कहीं से सहयोग होता है तो हम लोग मिलते हैं। कई बार तो हम अपनी मेहनत से पाते हैं और कई बार हम लोग मेहनत करते रहते हैं और हमें रास्ता नहीं पता रहता है, लेकिन कोशिश करते रहते हैं और हमें रास्ते में जो रुकावटें और चुनौतियां आती हैं वो हमें सही डायरेक्शन देते हुए हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। क्योंकि किशोरावस्था में अक्सर ये चीज देखा गया, अगर आपको मनपसंद विषय नहीं मिला या मनपसंद लक्ष्य नहीं मिला तो आप गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। उनमें से होता है नशाखोरी, सुसाइड कर लेना या समाज के गलत तत्वों के साथ मिलना। अगर आपने अभी तक आपका मकसद ना मिला हो तो आप ये समझो कि आप किसी बेहतरीन मकसद की तरफ बढ़ रहे हो। और इन तीनों चीजों से क्या करना है? आपको तीन चीजें समझ आ रही है? सबसे छोटा बच्चा यहाँ पे कौन सी क्लास का है? 6th का है। कौन है वो बच्चा? आप हैं? आप सभी बैठी हैं? वेरी गुड। और 7th के कितने बच्चे हैं? 7th के? 7वीं के? वेरी गुड। तो रखो बेटा, हाथ नीचे रखो, क्योंकि मेरे को जरा इनका भी ध्यान रखना है। अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना आए, कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछ लोगे। बड़े भाई बहन बोलते हो, भैया दीदी बोलते हो या नाम से पुकारते हो? कैसे करते हो? भैया दीदी बात करते हो कि नहीं? डराते तो नहीं है ना? कोई नहीं करता ना? कोई डराता तो नहीं है ना? वेरी गुड। किशोरावस्था में जब हम आते हैं 9 से 19 साल में, तो हमारा शरीर अचानक बदलता है। क्या बदलता है? हाइट लंबी हो जाती है, फिजिकली भौतिक रूप से हम बड़े हो जाते हैं। तो केवल शरीर बड़ा होता है कि कुछ और भी बड़े होते हैं? शरीर का हर अंग औसतम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अगर औसतम नहीं बढ़ रहा है तो कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या है, वो औसतम लोगों में नहीं आता, तो उसके लिए हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ भी करना है तो किस शरीर से काम लेना है? इस शरीर से। दोनों पैरों से चलना है, दोनों हाथों से हाथ से करना है, आंखों से देखना है, कानों से, नाक से, पक्का सुनते हो ना, और मुंह से बोलते हो। तो क्या सुनते हो और क्या बोलते हो? क्या बराबर बोलते हो और सुनते हो? क्यों नहीं? क्योंकि हम कभी भी कमर सीधी करके नहीं बैठ रहे। जब बॉडी औसतम बनी है तो पहली क्रिया क्या है? हमें बॉडी गेस्चर पे ध्यान रखना है। कमर सीधी रखो और अपना गर्दन, यहाँ पे जो गर्दन है ना आपका, ये आपके कंधे के बराबर, और चिन हल्का सा उठा होना चाहिए, हल्का सा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा शरीर बड़ा है, इस शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जो खोपड़ी के नीचे है। क्या है वो? उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते? ऐसे करो जरा, जो गुदगुदी महसूस हो रही कि नहीं? सेंसेशन है कि नहीं? अगर सेंसेशन नहीं है तो डॉक्टरी जांच की जरूरत है, और इसको एक्सरे और MRI से देखा भी जा सकता है। ये जो है ना मांस का एक लोथा है। जैसे आप यहाँ पे बॉडी बनाते हो, कोई कितने बच्चे जाते हैं सुबह दौड़ते हो, जिम करते हैं? आजकल तो लड़कियां भी जाती है, देखते हो फिल्मों में, धारावाहिकों में। तो मांस को हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करके मजबूत किया जा सकता है। क्या हड्डी को मजबूत किया जा सकता है? हड्डी कैल्शियम का बना है, मैग्नीशियम का है, उसको मजबूत नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं है।
लेकिन मास के लिए है, जो हम यहाँ पे बॉडी बनाते हैं ना ऐसे लड़के और लड़कियां भी आजकल बॉडी बनाती है, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज आर्मी में, नेवी में, पायलट में बनती है ना, ऐसे ही दिमाग की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो दिमाग क्या है, जिसे हम छू सकते हैं और मशीन के माध्यम से देख भी सकते हैं। मास का लोथा है जो ऊपर पानी के अंदर ऐसे तैर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, तो अगर आप अपना चिन्ह ऊपर रखते हो तो ये औसतम बराबर रहेगा, और दिमाग में जितने भी इसके कमरे हैं, दिमाग के कमरे होते हैं ना, सोचने समझने के लिए अलग है, बोलने के लिए अलग है, याद रखने के लिए अलग है, तो ये 12 भागों में बांटा हुआ है। तो जो याददाश्त और कंसंट्रेशन है वो कहाँ है? यहाँ पे। तो अगर आप गर्दन ऐसे करोगे तो वो पानी में तैर रहा है, तो क्या करेगा? सिर की तरफ आ जाएगा। तो क्या होगा? जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या करेगा? वो याद रखेगा? नहीं, वो फिर भौतिक क्रिया करेगा, नींद आना, दिमाग को भटकाना और सुनने में प्रॉब्लम करना, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप कमर सीधी करके बैठते हैं और बॉडी को एकदम नॉर्मल करके सुनते हो तो आपको जो चीज सुनाई देगी वो स्पष्ट सुनाई देगी और दिमाग एकदम सही चीज लेगा। और अगर कोई बात समझ ना आए तो हमें 2 चीज करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, ठीक, किसके ऊपर? जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही है। सब्जेक्ट समझते हो? विषय, जिस विषय पे बात हो रही है उस पर प्रश्न करना चाहिए और बात को आखिरी तक सुनना चाहिए। अगर हम किशोर अवस्था में ये 2 चीज अपने शरीर के परिवर्तन के साथ करते हैं तो आप सोचो, आज भले सुनने में या प्रश्न करने में दिक्कत हो, लेकिन लंबे समय में आप अपनी बात एकदम क्लियर रख सकते हैं। ये हो गया आपके शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सारे अंग भी बढ़ते हैं, उनके बारे में स्वास्थ्य कर्मी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं केवल आपसे मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा, शरीर के बदलाव और मानसिक के साथ में। इसके साथ में आप सामाजिक विकास भी कर रहे हैं, आप रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों को पहचानते हैं, उनसे जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो बढ़ जाता है। किशोर अवस्था में ऐसा होता है, कभी कभी तो बहुत दया आती है कि भैया जान रख दो उसके लिए, और कभी कभी तो इतनी घृणा आती है कि उसका सर तोड़ने का मन करता है, झगड़ा करने का मन करता है, उतावलापन रहता है, और कभी कभी तो बिस्तर से उठ के एकदम परेशान होकर बैठ जाते हैं, समझ नहीं आता कि करना है क्या। जिंदगी एकदम तनावपूर्ण डिप्रेशन में लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। क्यों? इसका कारण मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों से अब अच्छी तरह बातचीत कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, तर्क कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, सूझबूझ जो आपने सीखी है उसके अनुसार आपको लगता है कि आपकी नॉलेज काफी है, इसीलिए घरों में आपके कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो गए। कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं? हाँ, आपके विचार नहीं मिलेंगे मम्मी पापा से, मम्मी पापा को समझाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें मम्मी पापा से हैं। मेरी क्वालिफिकेशन ना जानो लेकिन मेरी बात आप सुनोगे, लेकिन अगर मम्मी पापा बोलेंगे तो, और शायद कुछ टीचरों के साथ भी आपका हो, क्योंकि हमें लगता है कि वो बेवकूफ है, सामने वाला बेवकूफ हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था में हमारा दिमाग ये मानता है कि अगर मैं शरीर से बड़ा हूं और मैं कोई काम कर सकता हूं तो दिमाग भी उसी लेवल पे सोच सकता है। ये क्या आपकी गलती है? इस अवस्था से मैं भी निकला हूं, इस अवस्था से आपके माँ बाप भी निकले, इस अवस्था से जिस समाज में बड़े लोगों से आप बात करते हो वो भी निकले, और यहां तक आपके बीच जो टीचर्स बैठे हैं वो भी किशोर अवस्था से निकल कर गए हैं। तो आपके लिए क्या यहाँ पे हम लोग, क्यों मैं इस अवस्था की बात किया, इतनी सारी चीजें क्यों बताई? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मेरे शरीर पे कहीं बाल आ रहा है तो मुझे घबराहट होती है, शर्म आती है, और हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले जब ऐसी चीजें होती है तो हमारा बॉडी गेस्चर, यानी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज होने लगता है। क्या होता है? और बॉडी लैंग्वेज जब चेंज होगा तो अंदर के अंदर जो अंग है उनके अंदर जो बनने वाले केमिकल्स हैं जो कि दिमाग स्रावित करता है, उसे कहते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा आपने कहीं। ये आपकी ग्रंथियों से निकलता है, लेकिन इसके लिए दिमाग कंट्रोल करता है, और वो आपकी भावनाओं और व्यवहार की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो अगर सही हार्मोन्स और सही केमिकल्स, जो हार्मोन्स है उनको केमिकली बोल दीजिए आप, सिंपल सी भाषा में, अलग अलग केमिकल्स है, अगर वो सही तरीके से नहीं निकलेंगे तो आप ध्यान नहीं लगा पाओगे और आप हमेशा दुखी रहोगे, तनावग्रस्त रहोगे, और जो आपके अंदर मोटिवेशन यानी प्रेरणा आती है वो समय के बाद धीरे 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 खत्म हो जाती है। जैसे
सुबह उठे और मन किया कि आज हमें कोई गमले में एक पौधा लगाएंगे और उसमें एक नए तरीके से लगाएंगे, पूरे जोश के साथ उठे, किसी ने बोला भाई इतना सारा बगीचा है कौन लगाएगा, तो आप उसको छोड़ देते हो, क्या करते हो? अगर किसी ने आलोचना कर दी तो आप तुरंत अटेम्प्ट नहीं करते उसके। तो ये जो परिवर्तन मैंने आपको बताए कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से जब आप किशोर अवस्था में विकास कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस वक्त जो हमारा दिमाग है वो भी विकास कर रहा है, उसमें की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है न्यूरॉन्स, जो किसी चीज को याद रखना, किसी चीज को समझना, इन सब में मदद करती है। इस उम्र में वो इतनी ज्यादा निकल रही है कि किसी भी बुरी आदत को बड़ी जल्दी खींच लेते हैं और अच्छी आदत पे आप फोकस नहीं करते, क्योंकि उसके लिए आप प्रोग्राम क्या नहीं हो, प्रोग्राम नहीं हो, आप उसके लिए प्रोग्राम हो ही नहीं। और जो प्रोग्राम है वो आपके क्लास में उत्तीर्ण आ रहा होगा, और वो खेल में बहुत अच्छा होगा, वो कला में बहुत अच्छा होगा, वो गाने में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि मेरा मकसद क्या है। तो जो आपके बीच में बैठा वो एक्सेप्शनल, यानी जो अपवाद है औसतम का, वो बच्चे ने इस चीज को जान लिया है। आप में से क्लास में फर्स्ट कौन आता है बेटा? कौन खेल में अच्छा खेलता है? किसकी ड्राइंग अच्छी? कोई है बच्चा यहाँ पे? कोई ऐसा टैलेंट नहीं है ना सर? लेकिन बच्चे आ नहीं रहे। कोई है क्या? वो कौन बच्चा? प्लीज बेटा, आप किस चीज में अच्छा करती हो बेटा? ड्राइंग में। तो जब आप ड्राइंग करती हो तो क्या सोचती हो? आ जाओ जरा पास आ जाओ, आपकी आवाज कम आ रही है, बाकी बच्चे सुन नहीं पा रहे। तुम भी चलो, एक और लड़की कौन है कला वाली जो इंटर में कला पढ़ती है, वंदना, क्या नाम उसका? लड़कियां ही है कला में? आप सब फैशन डिजाइनिंग या फिर कहाँ पे आर्किटेक्ट या एरोगोमी में जाना चाहती है? ये शब्द सुने आपने? आप एक बस क्या नाम है आपका बेटा? प्रज्ञा, आप इधर आइए। प्रज्ञा, आप मुझे बताएं कि जब आप ड्राइंग बनाती हो तो क्या करती हो? क्या उसके बारे में पहले से सोचती हो? तो पहले आप सोचती हो कि करती हो? आपको आवाज आ रही है बेटा? ये कह रही है कि मैं पहले सोचती हूँ फिर बनाती हूँ। तो आप जब बनाना होता है तो उससे पहले कल्पना करती हो कुछ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए? करती हो, दिमाग में सोचती हो और उसको भौतिक रूप से फिर हाथों से करती हो। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। इसके लिए कोई बोलता है कि आपकी खुद इच्छा होती है? वेरी गुड। और कितने घंटे करती है? थकान होती है इसमें? नींद आती है? क्यों? अच्छा लगता है, मजा आता है। ये कह रही है कि मैं जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है और थकान नहीं होता और मुझे बड़ा आनंद सा फील होता है। ऐसा ही कह रही ना? और उसमें नींद नहीं आती है। वेरी गुड, ताली बजाएंगे लिए। आप इधर देखिए, इधर देखो बच्चों, आप देख पा रहे हो कि नहीं? आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज तेज होनी चाहिए, किशोर अवस्था आवाज तेज होनी चाहिए ना, लेकिन उसमें शालीनता होनी चाहिए। मतलब आवाज ऐसी और शब्द ऐसे कि किसी को बुरे, और आवाज इतनी कि कानों तक जाए, वरना इंफॉर्मेशन गलत जाएगा वहां तक। क्योंकि अगर आवाज पूरी ना गए तो आप यहाँ पे बोलिए कि कुछ और सुनाई कुछ और देगा। तो आप क्या, किस चीज में अच्छा करती है बेटा? आप भी ड्राइंग अच्छा करती है, तो ड्राइंग बनाने के लिए कहीं से कॉपी करती है, कहीं से सीखती है। आप रोज बेहतर ड्राइंग कैसे कर रही है? मन में जो आता है, तो मन में कैसे आता है? कभी सोच देखती हो या सुनती हो? कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है? ये सूचनाएं कहाँ से मिलती है? तो पहले दिमाग में सोचती हो, कल्पना करती हो, राइट, और बाद में उसका रूप देती है, ऐसा है ना? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाएं। आप भी ड्राइंग बनाती है तो सेम आप ऐसी सोचती हो, पहले कल्पना करती हो और उसके बाद उसको उतार देती हो। क्या नाम है आपका? आकांक्षा के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो बच्चों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कला की।
हम लोग इस वक्त एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सपनों की दुनिया है ना? सपने देखते हैं बहुत। बेटा धूप लग रही है आपको? आखिरी में धूप लग रही है? कोशिश करता हूं जल्दी खत्म हो जाए। ऑलमोस्ट काफी चीजें हम लोग खत्म कर चुके हैं। मैं ये कल्पना शब्द क्यों बोला? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे हाथ, पैर, आंख, नाक, ये एक्सोक्रोमिक सिस्टम के अलावा एंडोक्रोमिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। एंडोक्रोमिक मतलब शरीर के अंदर की चीज, केमिकल्स, ग्रंथियां, हार्मोन्स। केमिकल मतलब हार्मोन्स आपका हो गया, और ये हमारी भावनाओं की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं? सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो ये कल्पना और सोचना कहां से आता है? ये अपने आप आता है क्या? ये आप कहीं किताबों से पढ़ते हैं, कहीं दीवार पे लिखा हुआ देखते हैं, किसी बस। बेटा एडजस्टमेंट ले लो प्लीज, एडजस्टमेंट कर लो फटाफट। थोड़ा सा धूप है, ले लेते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। ये माहौल इतना जबरदस्त नहीं है कहीं पे, है ना? एंजॉय करना चाहिए कि नहीं? आप बैठ जाए बेटा। वेरी गुड। अभी इधर फोकस करिएगा। तो जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हमारे बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो क्या होगा? जैसे ही बुरा सोचते हो या बुरा बोलते हो, या फिर आप अपने आप को बुरा समझते हो, क्योंकि बुरा समझने की चीजें हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम किताबों से ले रहे हैं, जो हम दीवारों पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जो लोगों के मुंह से सुनते हैं, लोग कोई भी हो सकता है आपके परिवार में भी, आसपास भी, क्योंकि सबको ये समझ नहीं है कि हमें किन शब्दों का इस्तेमाल किस अवस्था में करना चाहिए। क्योंकि इन शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिकता पे। YouTube देखते हैं, टीवी के सीरियल्स देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, चलते चलते हर जगह हम लोग अपनी आंखें दौड़ाते रहते हैं। कान भी चलता रहता है और शरीर में महसूस भी होता है। सारी इंद्रियां काम करती हैं, सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में आ रहा है। अगर किसी ने बोला कि आपसे नहीं होगा, ज्यादातर बच्चे नहीं बोलते, हमसे नहीं होगा, हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारे बस में नहीं है, हम छोटे से गांव से या छोटे से शहर या छोटे से स्कूल में हैं, हमारी किताबें ऐसी नहीं है, या हमारे पास साधन नहीं है। जब आप साधनों पे निर्भर हो जाते हो तो आप ये मान लेते हो कि मैं आप ये लोगों की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको आप अपने ऊपर डाल लेते हो, ये आप अपने आप सोच लेते हो। ये किसकी वजह से होता है? मेरी वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि हम लोगों ने जो शिशु और बाल अवस्था में ये सारी क्रियाएं की, ये हमारे हाथ में नहीं थी। क्योंकि किशोर अवस्था में हम ये चीजें जांचते हैं, हम सपनों के रूप में देखते हैं कि हम इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, अपने आप को अच्छा ड्राइंग या अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, या फिर जो भी आपका सपना है, टीचर बनना है। ये हम चीजें इस अवस्था में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके लिए हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये किशोर अवस्था की सबसे अच्छी खूबी है, क्योंकि हमारा दिमाग एकदम फ्रेश है, ताजा है, और रोज हजारों न्यूरॉन्स, लाखों न्यूरॉन्स बन रहे हैं और हजारों विचार आ रहे हैं। न्यूरॉन समझते हैं ना, मैंने बताया ना, कोशिका, दिमाग की सबसे छोटी कोशिका, जो किसी बुरी आदत को छोड़ने और अच्छी आदत को बनाने में मदद करती है। बुरी आदतें कैसे पड़ी? जो मैंने ऊपर की चीजें बताई, आपने देखा, सुना, पढ़ा, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन हमारी पांचों इंद्रियां इस खास शब्द को किसी खास विचार और भावना के साथ हमारे दिमाग में उसे अपना समझ के हम रख लेते हैं। जो कि किसी ने अगर आपको बोला है तो वो यथार्थ इस उम्र के हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कौन से एज में हो? कंप्यूटर एज में, सूचना के युग में हो। एक ऐसा युग जहां पे चीजें बदल चुकी है। तो जो रूढ़िवादी चीजें चली आ रही थी, वो रूढ़िवादी हो सकती है किसी समय में सही हो, लेकिन आज के लिए ये, क्योंकि आज की डेट में हर एक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, इसीलिए जो कल्पना हम लोग पहले नहीं कर पाते थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस समय को कैप्चर कर सकते हैं,
अभी जो मैंने 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले बोला, क्या मैं उसको वापस जाके देख सकता हूँ? आज के युग में देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास साधन है। और आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आप लोग जिंदगी में कहीं बैठे होंगे, कहीं आप बड़ी पोजीशन पे बैठ गए, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जैसे एडिसन ने अपनी मम्मी का चिट्ठी पढ़ा, याद है? ये कहानी पढ़ी आपने, किताबों में होगी। तो ऐसे ही जब आप कभी मन करेगा और आपका मन करा कि हम देखें कि आज 4 तारीख को 11:40 पे वो जो वीडियो सर ने लोड किया था उसमें उन्होंने क्या बोला था, तो आज से 20 साल बाद भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, तो समय में वापस आ सकते हो कि नहीं? हम अपनी भावनाओं और विचारों से वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं 100 साल पहले बात करता तो लोग हंसते, कहते सिर्फ महाभारत में संजय ने किया, आप नहीं कर सकते हो, लाइफ टाइम है ना? यकीन करते हो? तो क्या वो गलत थे? उस समय के हिसाब से वो सही थे, लेकिन आज के समय के हिसाब से वो। तो मैं अगर ये बोलूं, आप सभी बच्चे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हो, सबसे टैलेंटेड बच्चे हो, और जो चाहे वो बन सकते हो, तो क्या आप लोग अपने पे हंसोगे क्या? और जब मैं खूबसूरत बोलूंगा तो सबसे पहले आपका मन करेगा, यार सर झूठ बोल, मैं तो छोटा सा हूँ, मोटा सा हूँ, काला सा हूँ। तुरंत दिमाग उसको छोटा सोचेगा, क्योंकि हमने यही चीज महसूस की है। हमें कहीं ना कहीं लोगों ने बोला है और हम उनकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि जिंदा होने से मरने के बीच का जो रास्ता होता है उसे जीवन बोलते हैं। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक का जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? और जीवन अपने आप में बहुत अलग है और बहुत अनोखा है, और उसमें इतनी शक्ति है कि वो पूरे अंतराल में जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि किसी इंसान ने तो सोचा होगा कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जो समय को कैप्चर कर सके, तो उसने वो मशीन बना दी। किसी ने तो सोचा होगा कि मैं उड़ सकूं, फड़फड़ा सकूं, तो उसने एक लोहा 5 लाख टन हवा में टिका दिया। और वो कौन थे? राइट ब्रदर्स। और वो क्या बनाते थे? साइकिल। उनकी बेसिक एजुकेशन कुछ ऐसी नहीं थी, और ना उस टाइम कंप्यूटर था कि बैठ के डिजाइन करे और उसके अंदर उसका परीक्षण कर सके। किसी ने तो सोचा होगा कि गाड़ी होनी चाहिए, बहुत तेजी से चल सके, तो टेस्ला भाई साहब ने हमारे पास गरीबों को, अमीरों के लिए तो दूसरी गाड़ी थी, लेकिन गरीबों तक, हम जैसे गरीबों तक उन्होंने गाड़ी पहुंचा दी। किसी ने सोचा होगा ना, जैसे उस बेटी ने कल्पना किया कि ड्राइंग बनना चाहिए, अगर वो सोचता कि मैं छोटा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, तो क्या कर पाता? तो सचिन तेंदुलकर अगर छक्का मारते हैं, अगर वो सोचते मेरी हाइट छोटी है, तो क्या वो मार पाते? उन्होंने रोज भौतिक रूप से 4 घंटे मैदान में प्रैक्टिस की, तो 12 घंटे उन्होंने अपने दिमाग में सोचा। मैं बार बार दिमाग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सारा काम कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, हम में तो भीड़ होता है। कौन करेगा? हाँ, वेरी गुड। यहाँ से आवाज आई, लड़कों की आवाज नहीं आती क्या? बहुत पिटाई पड़ती है घर में हर बात की। बोलो मैं। कौन? मैंने जितनी चीजें बताई ये कोई दूसरा नहीं करेगा, आपके मम्मी पापा पड़ोसी और दोस्त नहीं करेगा। वो कौन करेगा? जोर से बोलो। कौन? वेरी गुड। हर काम मुझे ही करना है, और मेरा दिमाग जिसे मैं छू सकता हूं, जिसे देख सकता हूं, वो एक भौतिक है, लेकिन मन जो है वो हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे हम काट पीट के नहीं देख सकते, उसको छू नहीं सकते, केवल एहसास और महसूस कर सकते। लेकिन जब दिल, मतलब जो दिमाग और मन दोनों का मिलन होता है, क्या होता है? कि दिमाग जो इंद्रियों से लेता है और मन में जो कल्पना या सोच पैदा करता है, जब उसको हम इतना अभ्यास करते हैं, इतना अभ्यास करते हैं, इतना अभ्यास करते हैं, इतना अभ्यास करते हैं कि अब दिमाग को काम नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है कि बेटा अब सोना है, वो ऑटोमेटिकली नींद आती है। अब वो नहीं बोलता आंखों को पल के झपकनी है, वो ऑटोमेटिकली। क्या किसी को पता चलता है दिन में कितनी पल के झपकी है, सांसें कितनी ली है बेटा? नहीं पता चलता ना।
ऐसे ही कुछ चीजें आप और सीखते हो, जैसे साइकिल चलाना। जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे होंगे तो कैसे सीखा होगा आपने? उस पर बैठा होगा, बैलेंस किया होगा, पैर डाला होगा, ब्रेक मारने का नहीं, 2-3 बार टकराई होगी, हाथ पैर टूटे होंगे, लेकिन क्या सोचना पड़ता है? जैसे घंटी बजी, बैग उठाया, 2-4 दोस्त को बैठाया और फड़ मारते हुए पहुंच गए। ना उसको 90 डिग्री करने की जरूरत है, ना गड्ढा देखने की। तो क्या उसके लिए दिमाग को अलग से प्रेशर बनाना पड़ता है? क्या दिमाग को सोचना पड़ता है कि साइकिल से जाना है? वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब इस तरह का अभ्यास हो जाए, एक्सक्यूज मी, इधर मैं बोलूंगा अभी, जब आपकी बोलने की बारी आएगी तब आपको बोलने के लिए बोलूंगा। लास्ट में प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं, प्रश्न की बारी आएगी। तो ये जो अभ्यास का उच्चतम लेवल है जो हम करते हैं, वो दिमाग को इस लेवल तक ले जाता है, और वो जो लेवल कहलाता है वो कहती है चेतना या कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस क्या बोलते हैं? चेतना या कॉन्शियस। वो अभ्यास का उच्चतम लेवल रहता है, और तब आप हो जाते हो मल्टीटास्किंग। साइकिल भी चलाते हो, घर जाके काम भी सोचते हो, रास्ते में बात भी करते हो, और क्या करते हो? आसपास देखते भी हो। अब आपको हैंडल पे क्या कंसंट्रेट करना पड़ता है क्या? नहीं। इसी तरीके से अच्छी सोच पैदा करने के लिए हमें सबसे पहले मैं का उच्चारण करना है। क्या करना है? क्योंकि इस वक्त अगर आप मैं और हम में अगर फर्क जानना चाहते हो तो ये है कि आप सुबह बिस्तर से उठे तो किसकी गलती? मम्मी पापा। खाना नहीं मिला तो किसकी गलती? मम्मी पापा। पढ़ाई नहीं हुई तो पापा ने काम बता दिया, पढ़ाई नहीं हुई तो टीचर ने पढ़ाया नहीं, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये ब्लेम करना शुरू कर दोगे। कहीं बदमाशी करने जाओगे, मैं तो नहीं जा रहा था सर, वो दोस्त पकड़ के ले गया मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा था, वो मेरा दोस्त है और दोस्त के साथ जाना चाहिए था। ऐसी लड़कियां कहेंगी हम तो शादी में चली गई थी, हैं यहाँ पे किसी का कुछ फंक्शन आ गया था, या सर कुछ काम आ गया था। तो ये सारे बहाने मन के हैं, और ये कब आते हैं? जब आप बोलते हो कि मेरी जिम्मेदारी। और सुबह क्या कर रहे थे? सर वो तो समय बीत गया, सर वो तो बीत गया, अब तो एग्जाम का टाइम गया, एग्जाम की बातें करो सर, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, बस पास हो जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर जब पढ़ने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो गया, 2 क्वेश्चन भी याद नहीं हुआ, और याद भी हुआ तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं चला कि उसको ये काम करना चाहिए था, उसके अभ्यास में ही नहीं है। उसके अभ्यास में क्या है? बदमाशी करना, चाट पकौड़ी खाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, दूसरों की कंप्लेंट करना, सड़क के ऊपर चर्चा करना, सड़क टूटी हुई है, और किसके ऊपर? राजनीति के ऊपर चर्चा करना, विश्व में क्या हो रहा है। जनरल नॉलेज के लिए एक अलग मकसद हो सकता है, लेकिन ये आपका काम, क्योंकि आप 18 साल के नीचे हो, आप वोट नहीं करते हो। जब आपकी वोट देने की बारी आए तब आप राजनीति के बारे में बात करो, समाज के सुधार के बारे में बात करो, जहां पे वो काम आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हो। जैसे मैंने ये जिम्मेदारी ली, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर बच्चे से मिलूं। ये जिम्मेदारी क्या किसी ने मुझे दी है? मैंने स्वयं ली है, और मैं ये काम कर सकता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? समय का इस्तेमाल क्या होनी चाहिए? और सबसे पहले कौन सा काम करना है जो मैं स्वयं कर सकूं? कौन कर सके? कौन? हाँ, मेरी प्राथमिकता वो होनी चाहिए जो मैं खुद कर सकूं। जैसे आज की डेट में आपका सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? पक्का किसी का लड़ना झगड़ना तो नहीं है, कंप्लेंट करना, शिकायतें करना। तो आपकी पढ़ाई आप ही कर सकते हो। मेरी बात सुन रहे हो बेटा? पढ़ाई कौन कर सकता है? मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, लगता लड़के बोर हो रहे हैं। क्या लंच टाइम हो गया क्या आपका? नहीं ना, तो जोर से बोलो। प्राथमिकता कौन सी होनी चाहिए? पढ़ाई की। और जो काम मेरा नित्य काम है, नहाना धोना, बिस्तर से उठना, अच्छा खाना पीना, स्वस्थ खाना, 70% फाइबर खाना, रॉ मटेरियल, तली भुनी चीजें नहीं खाना, कोको कोला और चीनी की बनी हुई चीजें नहीं खाना, क्योंकि हमारा शरीर खराब करता है। और ये जब एक छोटी छोटी आदत बना लेते तो बोलते चाहवा ना मिलत कपड़ा दर्द कर। तो ये आदत आपने बना ली, ये किसी ने आप पे थोपी क्या? नहीं। तो अब क्यों ये आदत बनी और अच्छी आदत कैसे करनी है, इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं। समय का, बेटा हेलो प्लीज, समय का मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि समय का इस्तेमाल कैसे करना है।
जो काम मेरे अलावा कोई ना कर सके वो काम मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे नहाना धोना, पढ़ाई लिखाई करना, फिर उसके बाद क्या है, स्वस्थ रहना, अपने समय का सदुपयोग करना, जो काम मेरे अलावा कोई और ना करे। जैसे आपके अपने कपड़े आप खुद फोल्ड कर सकते हो और सही ढंग से रख सकते हो, बिस्तर से उठते वक्त बिस्तर फोल्ड कर दो। जब आप ऐसी आदत छोटी छोटी डेवलप करेंगे तो आपका छोटी छोटी आदत और समय के साथ जब आप करेंगे तो एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और ये छोटी छोटी आदतें एक दिन आपको एक बड़े रूप में नजर आएगी, जो आपको एक बढ़िया व्यवस्थापक के रूप में नजर आएगी। आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी काम करोगे तो बहुत बेहतरीन करोगे। और ये आदत बनती कैसे है? किसी भी चीज को अगर हम लगातार, एक्सक्यूज मी भाई, नींद पूरी नहीं हुई है, 6 से 8 घंटे नहीं सो रहे और सोते वक्त सपने देख रहे हो अलग से। इसी दुनिया में रहो, हकीकत में चेतना का इस्तेमाल करें। अगर 6 से 8 घंटे में आपको नींद लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ खाना पड़ेगा, स्वस्थ सोचना पड़ेगा और अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर वाले ने सबको क्या दिया है? समय बराबर दिया है, 24 घंटे। जितने लोगों को मैंने बताया वो उनको कितने घंटे दिए? 24 घंटे। अब ये समय का इस्तेमाल आप सोने में कर लो, या फिर आप कानाफूसी में कर लो, या लड़ाई झगड़े में कर लो, या फिर आप अपने आप को ये साबित करने में रख दो कि मैं उससे बेहतर हूं। आपका बेहतर होना है तो आप स्वयं से बेहतर होंगे, रोज अपने आप को बेहतर बनाइए। तो इसका, एक्सक्यूज मी बेटा, यही कारण है कि जो 24 घंटे हैं वो ज्यादा किसी को मिले नहीं है, और इस 24 घंटे का जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग सुबह 4 बजे पहले उठ जाते हैं। 4 से लेकर 8 के बीच यानी 4 घंटे जिंदगी के बढ़े जाते हैं। अगर आप औसतन 24 घंटे में 10 घंटे सो रहे हो तो आपके पास कितने घंटे बचे? 14 घंटे। और अगर 2 घंटे आपने इधर उधर बर्बाद कर दिया तो कितने हो गए? अब कितने बचे? 12 घंटे। तो आप अपनी जिंदगी का 50% बर्बाद कर दिए। अगर आप 60 साल जी रहे हो तो 30 साल किसमें बर्बाद कर दिए? किसमें? तो जिंदा रहना, सोना जरूरी है कि रिपेयर कराना? और अगर आपने बोला कि मुझे 4 बजे उठना है और आप नहीं उठते हो तो आपने किससे झूठ बोला? तो आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? क्योंकि आपने अपना वादा खुद से तोड़ दिया। तो यहां पे मैंने 2 बात की है, टाइम मैनेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कि हमें अपना बॉडी गेस्चर कैसे रखना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। और मैंने बात किया आदत की, जो 21 दिन में हमें मिलती है। कितने दिन में? 21 दिन। मतलब 21 दिन, कोई संडे मंडे ट्यूसडे नहीं होता। दिन मतलब दिन। जैसे मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन मतलब 28 दिन। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी गाय भाग गई, बछड़ा भाग गया, खेत में पानी लग गया, या किसी घर में शादी होगा। 28 दिन खत्म मतलब रिचार्ज खत्म। ऐसी ही आपकी आदत, अगर कोई अच्छी आदत सीखनी है तो उसके लिए आपको पूरे 21 दिन लगातार रोज उसी वक्त में अपने बॉडी को एक्सरसाइज करानी है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, खाना है तो खाना है, सोना है तो 6 घंटे पे सो के उठ जाना है, और सोने से पहले क्या चीजें रिपीट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी तय करूं, अपनी खुद की जिम्मेदारी। ये कोई जिम्मेदारी आपको देगा नहीं, ये जिम्मेदारी किसको लेनी है? तो मेरे पीछे रिपीट करोगे? पक्का करोगे? जोर से। मेरी आवाज आ रही है ना? तो मेरी आवाज से ज्यादा आवाज आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप गांव के मजबूत ओरिजिनल बच्चे हो, कोई बाहर के नहीं जो शहर में जो वो प्रेस्टिजाइज वाला बर्गर पिज्जा खा के हाथी मुट्ठी हो रखी है। आप वो बच्चे नहीं हो, आप गांव के सबसे मजबूत बच्चे हो, खूबसूरत बच्चे हो, ताजी हवा में पलने वाले बच्चे हो, एकदम ओरिजिनल, कोई मिलावटी नहीं है ना? लेकिन मिलावट फिर भी कर रहे हैं, वो आजकल चाउमीन वाउमीन बना के बेचते, मिलावट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे रिपीट करो, बोलो मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ। आवाज नहीं है। बोलो मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने आज और आने वाले कल के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ। वेरी गुड। ये 5 चीजें अगर आप बार बार दोहराते हैं, लेकिन केवल मौखिक रूप से क्यों मैं बोला,
जोर जोर से बोलने के लिए, ये तो आप मन में भी बोल सकते हैं। जब हम पहली बार क ख ग पढ़ते हैं या ABCD पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? बोल बोल के तेज तेज। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो हम मन में भी उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी 21 दिन तक अगर आप रोज जब आप शीशे में देखते हो तो कौन दिखता है? अक्षय कुमार तो नहीं दिखता ना, ऐश्वर्या राय तो नहीं दिखती ना, तो वो खूबसूरत चेहरा किसका होता है? आपका, मेरा। तो जब मैं खूबसूरत चेहरे को देखूं तो मैं ये चीजें अपने आप से दोहरा सकता हूँ कि मैं इस शरीर के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ और अपनी खुशियों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। दुख तो सब लोग देंगे, लेकिन खुशी किसके हाथ में है? किसके हाथ में? वेरी गुड। तो खुश रहना हमारे हाथ में। तो जब ये बार बार अपने दिमाग को रिपीट करते हो तो आपका जो चेतन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो वर्तमान में रह के इस वक्त मेरी बातों को सुन रहा है, इस दुख को महसूस कर रहा है और उबासी मार रहा है, उसको थकान हो रही है शरीर को, है ना। वो खास तरह की जो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ उसको आपके पूर्व विचार और भावनाओं के साथ वो लेता है दिमाग में, और जब उन शब्दों का और उन विचारों और भावनाओं का बार बार रिपीट करते हो तो वो साइकिल की तरह आपका अभ्यास बनता है और वो आपकी आचेतन मन में चला जाता है। और जब आचेतन मन में जाता है, सुनिए मेरे बेटा, आचेतन मन में जाता है तो वो आपको बिना बताए फिर सारा काम करता है। इसीलिए आप झगड़ा नहीं करना चाहते हो, लेकिन जब मम्मी पापा से बहस होती है या किसी लड़के के साथ में बहस हो जाती है या लड़कियों के साथ में आपस में परस्पर कहीं पे आपकी बहस हो जाती है तो आप वहाँ पे जो व्यवहार प्रकट करते हो वो पूर्व आपका कहीं न कहीं से देखा सुना और अभ्यास किया हुआ चीज प्रकट हो जाता है। कोई क्या प्लान करता है क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर यहाँ से निकले और रोड तक गए और कुछ हो गया तो आप प्लान करके कहते हैं कि रोड पे जाके ऐसा होगा और मैं ऐसा करूंगा? ये आपके पूर्व जो खास तरह की सूचना आपने अपने दिमाग में डाल रखी है उसकी वजह से। लेकिन अगर मैं अपनी जिम्मेदारी फिक्स कर लेता हूँ और अपने आप को पहचान लेता हूँ तो दिमाग समझ जाएगा कि अगर मैं किसी से लड़ता हूँ तो दुखी कौन होगा, तो वो किसके लिए जिम्मेदार है? दिमाग। हाँ, वो मैं अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ तो कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा, आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, आप उससे माफी मांग लोगे। क्योंकि दिमाग की एक बड़ी बुरी आदत है, दिमाग चीजों को याद नहीं रखता है। क्या नहीं रखता? इसीलिए जब आप पढ़ते हो और वो थोड़ा डिफिकल्टी रहता है तो उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग मुश्किल काम भी नहीं करता। दिमाग क्या नहीं करता? शॉर्टकट मारता है, भूल जाता है और मुश्किल काम नहीं करता है। और एक वक्त में दो काम भी नहीं करता। इस वक्त जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे वो केवल मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन जो बंदा बाहर किसी दुनिया में होगा मानसिक तौर पे तो मेरी बात, उसे कान अपने आप बंद हो जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा सर ने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, राइट। इसीलिए आप क्लास में जब सर पढ़ाते हैं तो चीजें फोकस नहीं कर पाते। तो ये अभ्यास करने के लिए हमारे पास दूसरा एक एक्सरसाइज है। वो क्या है कि हम अफर्मेशन करते हैं, वो शब्दों का कथन जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े ही निश्चित होकर अपने आप से दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? कि मैं बन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो ये कहता है अफर्मेशन। क्या कहलाता है? ये आपके अचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रहा है, वो आपको बनता हुआ दिखा रहा है और उसको बता रहा है कि क्या काम करना चाहिए। तो मैं आपके पास एक अफर्मेशन लेकर आया, वो मैंने ओरिजिनली अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है, उसमें कोई म्यूजिक नहीं है। जैसे आप लोगों ने कहीं देखा होगा ना म्यूजिक चलता है, क्या आपकी रियल जिंदगी में म्यूजिक चलता है? क्या गिटार बजता है? वो हमारे दिमाग की तरंगे पैदा करती है, जैसे इस वक्त मेरी बात सुन के करो। तो मैं वो रिकॉर्डिंग अभी आपको सुनाऊंगा, वो अफर्मेशन आप खुद भी लिख सकते हो और खुद भी कर सकते हो। जो भी आपका मकसद है, आप मेरी बात समझ रहे हो? आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, उन दो लाइनों के बीच में मैं हूं या मैं कर रहा हूं, यानी वर्तमान में ही उसको बार बार अपने आप से दोहराएं। चाहे तो आप शीशे के सामने देखते हुए करें या फिर रिलैक्स होकर अपनी कमर सीधी करते हुए लंबी सांस लो, और जब मैं बोलूं तो उसको अपने आप उसको महसूस करो कि ये मैं हो रहा हूं, ये कर रहा हूं। तो क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है 9th और 10th और 12th का, राइट, और आप लोगों का भी एग्जाम आ रहा है, तो मैं एक अफर्मेशन लेकर आया हूं, वो है एग्जाम अफर्मेशन। क्या है? 4 मिनट का है, लेकिन ये एक्सरसाइज जब मैं करूंगा, अपना माइक ऑन करूंगा, इसको सुनते वक्त
आपको महसूस करना है उसको। क्या करना है? अपने पर लेना है उसको, क्योंकि ये हम सबका व्यक्तिगत है। महसूस करना। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आप कमर सीधी रखें और लंबी सांस भरें और धीरे से अपनी सांस वापस छोड़ें। अच्छी सांस के साथ अच्छे विचार, और जब सांस बाहर आए तो बुरे विचार बाहर आ जाने चाहिए। तो मैं माइक पास लेके आता हूँ और अपना फोन कनेक्ट करता हूँ। पैरों को बराबर रखिए, क्योंकि बॉडी पोस्चर रहेगा तो फिर क्या होगा, तकलीफ होगी ना। और एक लंबी सांस भरो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर एक लंबी सांस लो, फिर उसको छोड़ो। वेरी गुड। अब अपनी आंखें क्लोज करो और रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा दिखता हूँ और अच्छा सॉरी एग्जाम का था, मैंने मॉर्निंग का बता रखा है, हम एग्जाम का करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम एक चैलेंज है और मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। एग्जाम के दिनों में मेरा कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ जाता है। मैं पूरे हार्ट और सोल से एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। मैंने इस पर टॉप करना है। एग्ज़ाम के दिनों में मैं और भी एक्टिव हो जाता हूँ। एग्ज़ाम के दिनों में मैं अपनी 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई में ही लगाता हूँ। पढ़ाई और मनोरंजन में मैं बैलेंस बनाना मुझे अच्छा आता है। मैं फुल एंजॉयमेंट के साथ तैयारी करता हूँ। एग्ज़ाम का नाम सुनने से ही मेरे अंदर बड़ी खुशी होती है। एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई और मस्ती टुगेदर होती है। एग्ज़ाम मीन्स ब्यूटीफुल चांस टू शो माई कैपेबिलिटी। एग्ज़ाम में मेरा हौसला और मेरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। एग्ज़ाम का हल्का सा डर ये साबित करता है कि मेरे पास एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी है। अपनी मेहनत से मैं हर सब्जेक्ट को आसान बना सकता हूँ। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। साइंस पढ़ने में तो मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है। हिस्ट्री की डेट्स तो मेरी टिप्स पर रहती है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं किसी भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर जोड़ता हूँ। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में उसकी पूरी मेंटल प्रैक्टिस बन जाती है। मेरी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट है। मेरी राइटिंग स्पीड एक्सीलेंट है। मेरी हैंड राइटिंग तो सुपर्ब है। मेरा रिवीजन करने का तरीका एक्सीलेंट है। डिफिकल्ट चैप्टर्स का रिवीजन मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। मैं हर टॉपिक को मेंटली पोजीशन कर लेता हूँ ताकि ये रिकॉल करना आसान हो जाए। एग्ज़ाम डेट्स में मैं अपनी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने सब सिलेबस को टाइम पर पूरा करता हूँ ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचाया जा सके। मेरी अपनी तैयारी 100% होती है। उसके बाद मैं सब कुछ नेचर पर छोड़ देता हूँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं अपना सारा सामान खुद संभालता हूँ। एग्ज़ाम से पहले मेरी कंसंट्रेशन 100% होती है। एग्ज़ाम शुरू करने से पहले मैं अपने ईस्ट को ज़रूर याद करता हूँ।
एग्ज़ाम लिखने से पहले मैं सारी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर पेपर प्लानिंग करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन सेटअप करता हूँ जो मुझे अच्छे से आता है। इजी क्वेश्चन सेटअप करने से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। मैं लास्ट के 10 मिनट रिवीजन के लिए ज़रूर रखता हूँ। आई एम ए ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का जवाब मेरे अंदर से निकल कर आता है। एग्ज़ाम के टाइम में मेरा दिमाग 100 गुना ज़्यादा काम करता है। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। एग्ज़ाम हॉल में मुझे सारे सवालों के जवाब याद रहते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। मैं हर सवाल को पूरा पढ़ने के बाद ही जवाब लिखना शुरू करता हूँ। मेरे अपने आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आए। जहाँ पर भी संभव होता है मैं डायग्राम ज़रूर बनाता हूँ। डायग्राम बनाकर मैं उसे एक्सप्लेन भी ज़रूर करता हूँ। मैं तो पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट का रिवीजन ज़रूर करता हूँ। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार फिर से परमात्मा का शुक्राना करता हूँ। मैं अपने टीचर को भी शुक्राना करता हूँ। अपने माता पिता को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने दोस्तों का भी धन्यवाद करता हूँ। बच्चों ये टेक्निक कहलाते हैं अफर्मेशन। क्या कहलाते हैं? जो आप अपने आप से रोज हर वक्त खुद से दोहराते हो, आप उस स्थिति में चले जाते हो। और ये आप भौतिक रूप से नहीं रहते, काल्पनिक रूप से। अगर इस अफर्मेशन को, ये कितने मिनट का था आपको मालूम है? कोई आइडिया? 4 से 5 मिनट। और अगर 5 मिनट माने तो एक चैनल देखोगे तो 2 घंटे में चले जाते हैं धारावाहिक यूट्यूब पे, राइट? और वो क्या करता है? वो मजा देता है, लेकिन वो आपको अपने से अलग कर देता है। अभी इस वक्त बहुत सारे बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, उनकी आंखें खुल जा रही होंगी, उनको लग रहा होगा 4 मिनट कितने बड़े हो गए, क्योंकि आपका दिमाग एकाग्र होने लग गया। और कुछ बच्चे जो सो भी गए होंगे, चलो यार 4 मिनट मिला है, एक नैप मार लेते, है ना? लेकिन अगर ये आप 21 दिन तक करते हो तो आपका दिमाग ये मान लेगा कि मैं इस स्थिति में हमेशा रहता हूँ, और जो एग्जाम का डर है वो खत्म हो जाएगा। और जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका मन लगेगा। तो कितने आप टाइम में से दे रहे हो? 24 घंटे में केवल, वेरी गुड, 4 से 5 मिनट, सिर्फ 4 से 5 मिनट। और ये अफर्मेशन आप रोज दोहराओ, इतना दोहराओ 21 दिन के बाद ये आपकी आदत हो जाए कि आपको कोई बोले नहीं, आप स्वयं, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये एक टेक्निक है जिसे कहते हैं अफर्मेशन। और जब आप ऐसी चीजें सोचते हो कि मैं, और अफर्मेशन करते हो, तो आपके शरीर में आपका दिमाग ये समझ जाता है कि मुझे क्या देखना है, क्या और क्या सांसों में भी महसूस करना है। वैसी खुशबू आएगी ना, तभी किचन में या कहीं पे भी कोई बदबू आ रही हो तो पता चल जाता है आज क्या बनने वाला है। दिमाग उसको फोकस कर लेता है अगर मनपसंद चीज बन रही है। कितनों के साथ होता है? या मेरे साथ ही होता है? सबके साथ होता है। आप सभी मेरी तरह बच्चे हो ना, हो नहीं? एक ये अफर्मेशन है। इसके अलावा एक और मॉर्निंग में आप अफर्मेशन कर सकते हो, सुबह का दिन। क्योंकि सुबह क्या होता है, जब हम उठते हैं तो हम लोग बहुत डल फील करते हैं, मतलब हम लोग बड़ा एनर्जी लेस फील करते हैं कि ताकत नहीं होता। तो अगर हम ये अभ्यास करें कि सिर्फ अपनी जिंदगी के 4 मिनट और मॉर्निंग में अपनी दिन की शुरुआत कैसे करें, ये कथन से करें जो मजबूत कथन हो और मुझे एहसास कराए, तो हम लोग एक बेहतरीन जिंदगी बना सकते हैं। आप करोगे वो एक्सरसाइज या छोड़ दिया जाए इसको? करोगे? महसूस करोगे? तो फिर से 4 मिनट की नींद मारें? पक्का नींद मारोगे या जागोगे? चलो तो फिर से कमर सीधी कर लो। और ये जितना भी ऑक्सीजन है 2.5-3 लीटर अपनी छाती में, 2.5-3 लीटर है ना। हॉस्पिटल में कितनी कीमत है इसकी? बहुत है। ये जो हवा है इसमें ऑक्सीजन के अलावा धूल भी है, मिट्टी भी है और ये धुआं भी है। लेकिन दिमाग इतना फोकस करता है कि क्या चीज निकालता है? ऑक्सीजन, जो प्राण वायु उसको निकाल लेता है और बाकी चीजों को। और वो किसके काम आता है?
इन पेड़ों के काम आता है, राइट? तो कोई चीज बेकार गई क्या? तो हमें इतना अभ्यास करना है कि हमारे अच्छे विचार ऐसे ही आए। तो उसके लिए हमें अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है। क्या करना है? फिर से उसको वापस सही तरीके से तैयार करना है। तो एक लंबी सांस लो, फिर छोड़ो। हर अच्छी सांस के साथ अच्छी आदत डालो और बुरी आदत बुरे सांस के साथ निकाल दो। सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दो। एक बार लंबी से पॉजिटिव एनर्जी लो, फिर उसके बाद नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ दो और अपनी आंखें बंद करो और जो ये वर्ड बोल रहा है उसको रिपीट करो। इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, हम सब अपने आप से ऐसे ही बात करते हैं। ये ओरिजिनल है, ये पिक्चर नहीं है, ये क्या है? जिंदगी है। और हम ऐसे ही आपस में बात करते हैं, ऐसे ही मिस्टेक करते हैं। कोई परफेक्ट है क्या? नहीं है। तो प्लीज फिर से आंखें बंद करो, कमर सीधी करें। ये मॉर्निंग अफर्मेशन है। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा दिखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के दिन का स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा जो अच्छे से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अतीत मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैं अच्छे से सोच लिया हूँ और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से आने वाले पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उस मुश्किलों को मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे बढ़ने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर है। आज जो चुनौतियाँ मेरे सामने आने वाली हैं उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। मेरी शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसला लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन अंदर से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। ये ज़िंदगी मेरे लिए एक खेल की जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि ज़िंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों में मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत
नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोचता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये अफर्मेशन मॉर्निंग का है, यानी सुबह जब आप उठो तो 4 मिनट का ये एक्सरसाइज करते हैं। ये 4 मिनट कितने बड़े लगा ना? समय धीरे हो गया ना? मैं पिछले 1 घंटे या सवा घंटे से कंटिन्यू आपके सामने हूँ, वो टाइम नहीं पता चला होगा, लेकिन ये 4 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकता है। तो ये अफर्मेशन कहलाता है और ये आपके अचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करता है। ये कुछ वर्ड्स है जो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अपने एक पेपर और पे अपने कलम से अपने मकसद को लिखो, लेकिन लिखो मैं और हूँ, या करता हूँ, या वर्तमान में रहते हुए उस चीज़ को करते हुए लिखो, ताकि दिमाग उसमें कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे दिमाग केवल एक ही काम करेगा, एक बार या तो अच्छी आदत सीखेगा, या तो हम किसकी बात कर रहे हैं? और दिमाग की दूसरी क्रिया क्या है? भूल जाना। तो जो चीज़ हम यूज नहीं कर रहे हो क्या होगा? तो जो रूढ़िवादी हमने अपने अंदर अपनी एक छवि बना रखी है, या हमने जो गलत अपने लिए भाषा बना रखी है, वो यहाँ पे अपने आप, और आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, केवल ये छोटा सा है 4 मिनट आपकी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट बदलाव लाएगा कि आप आज से 10 साल बाद अपने आप को बेहतरीन बनते हुए देखेंगे। तो ये छोटी सी चीजें हैं, इसे कहते हैं अफर्मेशन। इसके साथ में हमें धन्यवाद भी करना है। क्या करना है? धन्यवाद। क्योंकि मैं अपने शरीर के अंदर जो केमिकल्स चल रहे हैं, जो मेरे दिल की धड़कन है, लबर डबर करता है ना, सांसें चलती हैं, ये एक रिदम में चलती है। क्या चलती है? इनकी एक ध्वनि है। जब कभी हम परेशान होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, या बहुत ज्यादा चिंतन या मनन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे शरीर का केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है। उसकी वजह से हमारी सांसें, दिल की धड़कन और शरीर में तापमान बदलने लगता है। तो इससे क्या होगा? आगे चल के हमें बीमारियां हो सकती हैं, और करंट समय में भी हमें बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये चीज़ें हो तो हम बहुत ज़्यादा सोने लगेंगे, बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये सारी नेगेटिव चीज़ें जब हमारे पास आएंगी तो क्या हम अपने मकसद को पा पाएंगे? क्या हम समाज में रोड पे लोगों से अच्छी तरह बात कर पाएंगे? तो इन सब को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम ये 2 एक्सरसाइज करें, और साथ में सबके प्रति कृतज्ञता रखें। किसके प्रति? और वो सब कौन होते हैं? पेड़ पौधे नहीं है, हवा है, ये धुआं, ये रोशनी, ये धूप, ये बिल्डिंग, ये टीचर्स, ये कैमरा, ये माइक, जिसकी वजह से मैं इतनी जोर से बोल रहा था। क्या मैं इतनी लाइनें बोलता तो आप लोग सो जाते? क्योंकि मेरा रिदम हमेशा सेम रहेगा क्या? ये सुबह के टाइम में मैं अपने आप से बोलता हूँ और अटकता हूँ। तो आप इसको अपनी भाषा में बना सकते हो, और जब बोले तो जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, क्योंकि कोई भी इंसान क्या है? सब में कमियां हैं। तो आपके माँ बाप में भी कमियां हैं, टीचर्स में भी कमियां हैं, हम में भी कमियां। हम सलाहकार हैं, डॉक्टर हैं, हम रोज अपने आप को बेहतरीन बना रहे हैं, और इसीलिए उम्र के साथ हम धीरे धीरे जब सर की उम्र में आते हैं तो इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, तो क्या हम लोग ये आखिरी प्रैक्टिस करें थैंक यू बोलने का? पक्का? और उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोनस पॉइंट आपको नहीं दे पाया। एक बोनस पॉइंट है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, वो है उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन। वो पहले बता दे रहा हूँ, वो बोनस टिप है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि नेटवर्क नहीं है। लेकिन अगर आप एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, क्या है ये? यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब देखते हो? हाँ, इंटरनेट चौथी जगह पे आता है। कौन सी जगह पे आता है? पहले पे कौन आता है? माँ बाप। दूसरे पे कौन आते हैं? टीचर्स। तीसरे पे कौन आते हैं? डॉक्टर या सलाहकार। और चौथे कौन आते हैं? तो इंटरनेट इन तीनों को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज की डेट में वो केवल एक मशीन है, सूचना का माध्यम है, लेकिन वो इन जो जीवित लोग हैं और जो इनका एहसास है, उनको ये रिप्लेस ना भावनाओं के रूप में, ना विचारों के रूप में, ना तजुर्बे के रूप में। तो मशीन चौथी जगह पे आता है। और क्योंकि आप इतने परिपक्व नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुने प्लीज,
आप लोग इतने परिपक्व नहीं है कि आप इंटरनेट का यूज कर सकें। इसीलिए 18 साल की उम्र रखी गई है शादी के लिए, 18 साल रखी गई है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, 18 साल रखी गई है वोटिंग के लिए और जो भी काम है, क्योंकि शारीरिक रूप से आप बड़े हो गए लेकिन मानसिक रूप से सत्ता सोचने समझने का अभ्यास नहीं है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी ना करें। अगर YouTube यूज कर रहे हो और अच्छे विचारों से करेंगे तो केवल पढ़ाई की चीजें ही उस पर नजर आएंगी। और पढ़ाई में एक उच्चारण करके एक चीज होता है, क्योंकि अगर हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो हमारा दिमाग उनको याद नहीं रखता, भूल जाते हैं, उनकी स्पेलिंग्स याद नहीं होती, खासकर इंग्लिश में, है ना। और इसकी वजह से कभी कभी हमारे मन में आता है हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमारा कॉन्फिडेंट क्या है, कम है। और इसीलिए हम शहर के बच्चों को देखते तो लगता है अरे तो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी वही बच्चा है जो आप है, फर्क ये है कि वो थोड़ा इंग्लिश में बोल लेता है। तो आप बेहतरीन हिंदी में, और उसके लिए सहानुभूति रखो कि उसको इंग्लिश नहीं आती, और सॉरी हिंदी नहीं आती, क्योंकि आपके पास एक अच्छी सी भाषा है हिंदी, इतनी प्यारी, इतनी भोली, उसमें इतना एहसास है और उसके पास शब्दकोश बहुत बड़ा, राइट। और इंग्लिश तो बड़ा अजीब सा लैंग्वेज है, वो तो अमिताभ बच्चन बता चुके हैं, नमक हराम इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, राइट। नमक हराम फिल्म देखे हो? तो उसके लिए सहानुभूति रखो कि उसको मेरी भाषा नहीं आती लेकिन मेरे को उसकी भाषा आज निकल में सीख लूंगा। तो अगर आप ऐसे भाव अपने अंदर रखेंगे तो इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो प्रोनाउंसिएशन की टेक्निक बताई है वो आपको यूट्यूब चैनल एडोलसेंट एजुकेशन में मैंने समझाया हुआ है कि उसको कैसे करना है। आप उसका अभ्यास करेंगे तो रोज बेहतर होते जाएंगे। वो जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई है, चाहे यूट्यूबर चाहिए, एक्सक्यूज मी, हेलो, एक एक्सरसाइज बाकी फिर क्लोज कर देंगे। मुझे पता है आप लोगों को धूप लग रही है और लंच टाइम भी कहीं हो रहा होगा आपका, ऐसा तो नहीं है ना, और घंटी भी नहीं बज रही, अच्छी बात ही है, नहीं तो घंटी बजते याद आता इतने घंटी बज रहे, फिर रिलैक्स हो जाते, फिर वॉशरूम और पानी का भी प्यास लगता, लेकिन घंटी नहीं बज रही इसलिए कुछ नहीं हो रहा, है ना। ये कंडीशनिंग में नहीं हो आप लोग। तो ये YouTube चैनल पे जाके आप सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है इसलिए मैं सिखा नहीं रहा। तो कृतज्ञता का एक्सरसाइज करें, जोर से बोलोगे, रिपीट करोगे, थैंक यू बोलने में कंफर्टेबल होगी, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें हर किसी को के प्रति धन्यवाद या थैंक यू रखना चाहिए, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो, जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हो, राइट, ये आपको कंफर्टेबल बैठने में सपोर्ट कर रहा है, ये पृथ्वी हमें जिंदा रखने में मदद करती है, वातावरण है, ये सूरज हमें मदद करता है एनर्जी के लिए, ये हवा ऑक्सीजन देने में। तो हमें केवल जिससे मतलब है उससे नहीं, जो सुन रहा है वही नहीं, जो नहीं सुन रहा है उसके ना सुनने और ना देखने पे भी हमें परफेक्ट रहना है। क्या रहना है? और हमें अपना भूमिका स्वयं पूरा करना है, राइट। तो चलो एक लंबी सांस ले लो, फिर छोड़ो, फिर एक लंबी सांस लो और फिर छोड़ो। और थैंक यू बोलते वक्त एहसास होना चाहिए, वो जो थैंक यू वाला एहसास होता है ना, जब कोई मदद करता है तो जेन्युइनली आंसू आ जाते हैं आपके थैंक यू बोलने में। वैसे आंसू ना निकाले लेकिन रोम रोम आपका खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा करोगे पक्का? तो हम लोग, क्योंकि ये स्कूल का प्रांगण इतना खूबसूरत है और मेरे को एकदम ये फिल्मी स्टाइल में लग रहा है, चारों एकदम स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल भी नहीं है ना। और सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे हरियाली है ना, जबरदस्त। हाँ, और उससे भी बड़ी चीज क्या है, आसपास टी टा टू खट पिट फुट फट नहीं आ रहा है। शहर में चले जाओ तो चारों तरफ ढकपिट ढकपिट खटपिट खटपिट, और नहीं तो नाले नाली की बदबू आती है, गटर की बदबू आ रही है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कहीं एम्बुलेंस चल रहा है, कोई कुछ, और दिमाग जो है ना फोकस ही नहीं करता। और रात को जब सोने जाता है तो सपने में वही आता है, पू पा। कमल हसन की एक मूवी है, आप लोग मूवी देखते हो? कमल हसन की एक मूवी है, उसमें क्या आता है, वो किसी होटल में चला जाता है और उसको नींद नहीं आती है, तो वो जहाँ पे रहता था वहां पे जाकर रिकॉर्ड करके आता है और उसको बजाता था, उसको नींद आती है। तो शहर वालों की हालत बहुत बुरी है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? हाँ, हाँ, उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए कि बेचारे, क्या बोलोगे? जितना खुला वातावरण नहीं है उनके पास कि 10 फुटिया गली में अपनी तरक्की समझ के बैठे हैं, राइट। अब तो सरकार ने इतना अच्छा कर दिया है कि आजमगढ़ से यहाँ आना हो तो मुश्किल से 20 मिनट, सही बात है ना। तो गांव और शहर में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ी सी फर्क रह गई है तो हमारी किसकी, हाँ,
और आप भविष्य में कुछ भी बन सकते हो। और जो बनना है अपनी खुशी से बनना हो और किसी के कहने पे नहीं, खुद के कहने से अपना मकसद लेना है। अब आपका मन इस उम्र में क्या करेगा? बदमाशी करना, वो नहीं है मकसद। अगर आपका मन करे कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, ये आपका मकसद नहीं है। और आप अक्षय कुमार, समझ गए? ये काल्पनिक है। हमेशा प्रैक्टिकल चीजें सोचनी है। क्या सोचनी है? प्रैक्टिकल, जिसे हम खुद अचीव कर सके। कर सकते हो ना? और उसके रास्ते हमें अपने आप मिलते जाएंगे, सारी कायनात मिल जाएगी उसको मिलाने की। चलो फिर, थैंक यू फॉर एक्सरसाइज। भावना में बह गए, मैंने ताली चलो बजाई। चलो लेट्स स्टार्ट। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ सफर में हो ना, बस के सफर में ऐसे होता है, जहां ब्रेक मारा वहीं दम। तो आप लोग भावनाओं के सफर में बह पड़े। तो एक कमर सीधी करें और स्कूल से शुरू करते हैं। थैंक यू स्कूल। बड़े कंफ्यूज हो, स्कूल के लिए तो थैंक यू बोलो। ये आवाज आप ही को इको करके आएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग अपने पास रखेगी नहीं है। क्या करेगी? वापस कर देगी, आपको कानों को सुनाएगी। तो बोलो थैंक यू स्कूल, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू बेंच, थैंक यू भोजन, थैंक यू स्कूल बैग, थैंक यू बुक्स, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू पेड़, थैंक यू हवा, थैंक यू नाक, थैंक यू आँख, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पेट, थैंक यू हाथ। दैट्स इट। ये और भी चीजें हैं, ये थोड़ा सा अभ्यास है, इसका आप आदत डाल सकते। सड़क को भी थैंक यू बोल सकते हैं, साइकिल को भी बोलोगे, ये सब अभ्यास है, राइट? लेकिन इसको क्या करना है? इसको यही छोड़ के जाओगे, बैग में रखोगे, ज्योमेट्री में सजा के रखोगे, पॉकेट में डालोगे, तो दोस्तों को बताओगे? हाँ? नहीं 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 नहीं। दिमाग का एक और चीज मैं बताना भूल गया। दिमाग ना सबट्रैक्शन और डिवीजन नहीं जानता है, मतलब घटाना नहीं जानता है, और ना ही वो भाग देना जानता है। वो सिर्फ एक ही जानता है, जोड़ना और गुणा करना। तो जितना ये आपस में बताओगे, जितना अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन से शेयर करोगे, और जैसा माहौल आप आपस में बनाओगे, ये दिनों दिन बेहतर होता रहेगा। तो दोस्तों, ये कार्यशाला यहाँ पे समाप्त होती है। ये कार्यशाला करने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि हम सभी बच्चे जिनका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है और हमारे न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इस समय अगर हम कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहें वो आसानी से, और अच्छी आदत हम, तो मैंने केवल अच्छी आदतों के और अच्छी सोच के बारे में बात की, क्योंकि ये करना प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल है तो इसके साथ में क्या है कि जब हम आगे चल के भविष्य में एक अच्छे इंसान और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बच्चे, यानी मैं। तो अगर मेरे परिवार में मैं अच्छी पॉजिटिव सोच रखता हूँ, अच्छी आदतें रखता हूँ, तो मेरा परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब परिवार ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समाज ठीक हो जाएगा। और जब समाज होगा तो जिला, और जिले से देश, और देश के बाद पूरी दुनिया। क्योंकि ये दुनिया पूरा मेरा परिवार है। हम सब पृथ्वी के ऊपर केवल एक साझेदार हैं। ये मेरी पृथ्वी नहीं है, हम केवल एक, यानी इंग्लिश में बोलोगे रूम पार्टनर हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक किसको होना है? हमें। और यही मेरी कोशिश है कि हम इस उम्र में अगर ऐसी आदतें विकसित करें जो हमारे मकसद को पा सके, और यही मेरी कोशिश है। किसी का कोई प्रश्न है बेटा? कोई प्रश्न पूछना चाहता है? नहीं? पक्का? तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और ये जो वीडियो है इसको आप एडोलसेंट पे देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो उसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर यूज करने आता है तो, और नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज, बुरी चीजें नहीं। प्लस वहाँ पे एक लिखा है अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ये फेसबुक पेज है। क्या है? यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रश्न गोपनीय रखना चाहते हैं, यानी व्यक्तिगत तौर पे केवल आप और मैं ही बात कर सकें, तो इसमें पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं, वो केवल फेसबुक में है। और जो आपको मैं उत्तर दूंगा वो क्या होगा? व्यक्तिगत होगा। तो आपका प्रश्न यहाँ पे नहीं आया, कोई बात नहीं, आप बाद में इसको पूछ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूंगा प्रिंसिपल सर कुछ दो लाइन बोले। सम्मानित प्रबंधक महोदय, मेरे विद्वान साथियों, प्यारे बच्चे, सर ने जो आप लोगों को शिक्षा दिया, ये मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि इसको आप लोग उसका अनुकरण करोगे और अपने जीवन में उतारोगे, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जो है हमेशा पशु के समान। अगर आप किसी को धन्यवाद बोल रहे हो तब बात है कि आप ब्रेंच में बैठे हो, ब्रेंच आपको सपोर्ट दे रहा है, आप उसको हम धन्यवाद बोल रहे हैं, सर ने जो भी कहा, अपने अध्यापक को आप धन्यवाद दे रहे हो, आपको शिक्षा दे रहा है, तो माता पिता को आप धन्यवाद दे रहे हो, वो शिक्षा दे रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और जो इन्होंने बताया वो बहुत ही, अगर उसके बिना तो व्यक्ति एकदम पशु के समान होता है। यदि आप उसका अनुकरण करो तो निश्चित रूप से आपको ये जीवन में सफलता मिलेगी और मिलती रहेगी। इसलिए सर ने आए हमारे यहाँ, आपको जो शिक्षा दी उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इनसे उम्मीद रखता हूँ कि वे जब भी उनको समय मिले वो आते रहेंगे, हमारे बच्चे इसके सुनने के लिए तैयार रहेंगे।